हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज के वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकेंड, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। इस वीडियो के अंदर हम मेनली जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो विद आंसर्स डिटेल के अंदर कंप्लीटली यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इससे आपको क्या होगा, हर एक यूनिट के अंदर क्या क्या टॉपिक्स है हमारे पास, उन सब चीज़ों का जो है वो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। अब इससे पहले जो यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के, उसकी वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वो भी चेक कर सकते हैं। उसकी वीडियो जो है वो यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, तो वो भी आप जाकर के चेक कर सकते हैं। एंड किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक की वीडियो अगर आपको चाहिए होती है तो आप प्लेलिस्ट एक बार जाकर के चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको अगर वो वीडियो नहीं मिलती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करें कि आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो उस टॉपिक पर जो हम वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली तो हम लोग यूनिट वाइज क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि कुछ यूनिट में से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते ही नहीं है। जैसे हमारा जो है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकंड सब्जेक्ट है, इसके अंदर से एग्जाम के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट रहती है वो सेकंड यूनिट रहती है। एंड 2 मार्क्स के अंदर भी जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो 70% क्वेश्चन जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड यूनिट में से होते हैं। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो हैं फर्स्ट यूनिट में से, फोर्थ में से या फिफ्थ यूनिट में से हो सकते हैं। थर्ड यूनिट जो है उसमें से जनरली 2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत कम या फिर बिल्कुल पूछे ही नहीं जाते हैं। ठीक है, तो चलिए जो भी क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करने वो हम स्टार्ट करते हैं। सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर बतानी है। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इन दोनों की सिंपली हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन लिख सकते हैं, साथ ही साथ इनके अंदर जो एग्जांपल्स आते हैं वो भी हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो हैं वो क्या होते हैं। सो द कंपाउंड्स दैट आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म essential for its growth, development and reproduction are known as primary metabolites। तो ऐसे कंपाउंड्स जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अंदर, उन्हें जो है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहा जाता है। जैसे कि ये जो है ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं ग्रोथ में, डेवलपमेंट में एंड रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, तो इन्हें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहा जाता है। इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा। ठीक है, दूसरे आते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, जो कि डायरेक्टली ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बट ये ज़रूरी होते हैं इकोलॉजिकल एंड दूसरी एक्टिविटीज़ के अंदर। एंड मेनली जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है ह्यूमन बॉडी के ऊपर, वो जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का ही होता है। ठीक है, एंड जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये डायरेक्टली डिराइव्ड होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से। तो मतलब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो है उनसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब जो एग्जांपल्स आते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के वो हैं एल्केलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, टैनिन्स, रेजिन्स एंड और भी बहुत सारे इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो थी ये सिंपली प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स थे। अब जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इनके बीच में डिफरेंस जो है वो 5 मार्क्स के अंदर जनरली पूछा जाता है। तो वो जो है फर्स्ट यूनिट के नोट्स के अंदर आपको दिया गया है, तो वो भी आप जाकर के चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेटाबॉलिक पाथवे। तो अब मेटाबॉलिक पाथवे हम लोग फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ रहे हैं। तो अब मेटाबॉलिक पाथवे जो है वो होता क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। सो इसका आंसर क्या होगा, द सीक्वेंस ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस दैट लीड्स टू द कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस इनटू फाइनल प्रोडक्ट इज नोन एज अ मेटाबॉलिक पाथवे। तो मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है कि सीक्वेंस होता है एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस का, जिससे एक सब्सटेंस जो है वो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिक पाथवे सिंपली क्या होगा, एक सीक्वेंस हो जाएगा रिएक्शंस का जो कि एंजाइम के द्वारा कैटालाइज्ड होती हैं, जिसमें एक सब्सटेंस जो है वो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर जाकर के कन्वर्ट होता है। जैसे कि हम लोग फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ेंगे सिकेमिक एसिड पाथवे, अमीनो एसिड पाथवे, एसीटेट पाथवे, तो ये सारे जो है मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन बायोजेनेटिक स्टडीज़। तो अब बायोजेनेटिक स्टडीज़ क्या होती है, उसकी डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर बतानी है। सो द स्टडी ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन लिविंग बींग्स इज नोन एज बायोजेनेटिक स्टडीज़ एंड इट इज़ द कंबाइंड स्टडी ऑफ बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो बायोजेनेटिक स्टडीज़ क्या होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के सिंथेसिस की जो स्टडी होती है लिविंग बींग्स के अंदर, उसे बायोजेनेटिक स्टडीज़ कहा जाता है। एंड जैसा कि हम लोग इसके नाम के अंदर देख सकते हैं, ये क्या है, कंबाइंड स्टडी होती है बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। तो अब रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो हैं ये क्या होते हैं। सो ऐसे आइसोटॉप्स जो कि अनस्टेबल होते हैं एंड जो रेडिएशंस को एमिट करते हैं उन्हें जो है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स कहा जाता है। तो सबसे पहले सिंपली यहाँ पर हम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं। तो आइसोटॉप्स जो हैं ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका, या फिर ये कहें ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटमिक नंबर सेम होता है एंड मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है।
क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है तो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो भी सेम होती है, इनका सिर्फ और सिर्फ मास नंबर जो है वो डिफर करता है। अब आइसोटोप्स के अंदर से भी ऐसे आइसोटोप्स जो कि अनस्टेबल होते हैं एंड जो रेडिएशंस को एमिट करते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल आ गया H3 and C14, ठीक है, ये जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ क्लोव एंड टी। तो हमारे पास दो यहाँ पर दिए गए हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, तो इनका बायोलॉजिकल सोर्स जो है वो हमें बताना है। तो जब भी हमसे बायोलॉजिकल सोर्स पूछा जाता है तो उसमें हम सबसे पहले जिस प्लांट से वो हमें मिलता है उसका नाम लिखते हैं, दूसरा उसकी फैमिली जो है वो लिखनी बहुत ज़रूरी होती है बायोलॉजिकल सोर्स जब भी हमसे पूछा जाता है तो, ठीक है। तो सबसे पहले क्लोव जो है ये यूजीनिया कैरियोफाइलस से मिलता है एंड इसकी फैमिली जो है वो मिर्टेसी होती है, ठीक है। टी जो है वो थिया साइनेसिस से मिलता है एंड इसकी फैमिली जो है वो थिएसी होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द केमिकल क्लास एंड यूज ऑफ जिंजर एंड बिटर आलमंड। तो जिंजर एंड बिटर आलमंड इन दोनों की केमिकल क्लास क्या है एंड इनके यूजेस क्या है वो चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है। तो पहले हम लोग देखते हैं जिंजर। जिंजर की केमिकल क्लास जो है ये ऑलियो रेजिन होती है। तो जिंजर जो है ये रेजिन से बिलोंग करता है, इसकी जो रेजिन के अंदर केमिकल क्लास होती है वो होती है ऑलियो रेजिन, ठीक है। ना इसके यूजेस क्या होंगे, इसे कार्मिनेटिव के रूप में यूज़ करा जाता है, फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में यूज़ करा जाता है, एंटी इमेटिक के रूप में यूज़ करा जाता है, एंटी पायरेटिक के रूप में यूज़ करा जाता है, एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में यूज़ करा जाता है, ठीक है। कार्मिनेटिव जो है ये हमारे कुछ स्टमक से रिलेटेड जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से रिलेटेड होता है। देन उसके बाद में फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में हम इसे यूज़ करते हैं। एंटी इमेटिक मतलब वॉमिटिंग को रोकने के लिए यूज़ करते हैं। एंटी पायरेटिक मतलब फीवर को ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं। देन एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब इन्फ्लामेशन जो होता है उसे ठीक करने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। सेकेंड आता है बिटर आलमंड। बिटर आलमंड जो है ग्लाइकोसाइड होता है, इसकी केमिकल क्लास क्या होती है, ये साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड होता है। अब इसके यूजेस क्या होते हैं, इसे सिडेटिव के रूप में यूज़ करा जाता है, मतलब जो क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन है उसे थोड़ा कम एक्टिव करने के लिए यूज़ करा जाता है। जैसे कोई बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है तो उसे सिडेटिव जो है वो दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इस परफ्यूम के अंदर इसे यूज़ करा जाता है। लिक्वर मतलब पीने की जो चीज़ें होती हैं उनके अंदर इसे यूज़ करा जाता है। देन वेट लॉस के अंदर इसे यूज़ करा जाता है। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूज़ करा जाता है। देन लग्जेटिव के रूप में भी इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ गुग्गल एंड सिनेमन। तो गुग्गल एंड सिनेमन ये दो हमारे पास यहाँ पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दिए गए हैं, इनके जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो गुग्गल जो है ये कॉमीफोरा विक्टी या फिर कॉमीफोरा मुकुल से हमें मिलता है, इसकी फैमिली जो है वो बुर्सरेसी होती है, ठीक है। दूसरा आता है सिनेमन, ये सिनेमोमम जिलानिकम से हमें मिलता है एंड इसकी फैमिली जो है वो लॉरेसी होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई रेजिन्स। रेजिन्स जो है उसका जो क्लासिफिकेशन है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो रेजिन का कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, उसके अंदर किस तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर रेजिन्स जो है वो 5 क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड होते हैं। फर्स्ट इज एसिड रेजिन, सेकेंड इज ऑलियो रेजिन, थर्ड इज ऑलियोगम रेजिन, फोर्थ इज गम रेजिन एंड फिफ्थ इज बाल्सम्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म एल्केलॉइड्स। तो एल्केलॉइड्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। सो एल्केलॉइड्स आर ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ प्लांट ओरिजिन, बेसिक इन नेचर, कंटेन वन और मोर नाइट्रोजन एटम, नॉर्मली ऑफ हेट्रोसाइक्लिक इन नेचर एंड possess स्पेसिफिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो एल्केलॉइड्स जो हैं ये ग्रुप होता है नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो कि प्लांट ओरिजिन के होते हैं, मतलब प्लांट से जनरली मिलते हैं। ये बेसिक नेचर के होते हैं, इनके अंदर एक या एक से ज़्यादा नाइट्रोजन एटम जो है वो प्रेजेंट होता है। जनरली ये हेट्रोसाइक्लिक नेचर के होता है, मतलब रिंग जो है उसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। देन इनका जो है स्पेसिफिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है ह्यूमन बॉडी के ऊपर, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, विंका, टी, कॉफ़ी, रोवोल्फिया, अफीम, ये सारे जो है एल्केलॉइड्स के एग्जाम्पल होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट बायोलॉजिकल सोर्स एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेना एंड रोवोल्फिया। तो अब सेना एंड रोवोल्फिया इन दोनों का बायोलॉजिकल सोर्स एंड इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो हमें यहाँ पर बताने हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं सेना की। सेना का बायोलॉजिकल सोर्स होता है कैशिया एंगस्टिफोलिया, इसकी फैमिली होती है लेग्यूमिनोसी, ठीक है। अब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, इसके अंदर सेनोसॉइड ए, सेनोसॉइड बी, सी एंड डी ये सारे जो है ये प्रेजेंट होते हैं। देन इसके अंदर रीन प्रेजेंट होता है, एलॉय इमोडेन प्रेजेंट होता है, म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है एंड रेजिन जो है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ना सेकंड आता है रोवोल्फिया। इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होगा, रोवोल्फिया सर्पेंटाइना, इसकी फैमिली होती है एपोसाइनेसी एंड इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो है रेजरपाइन, रेसिनामीन, एजामालिसिन एंड सर्पेंटाइन, ठीक है। ये बेसिक जो इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड यूजेस ऑफ एलॉय। तो एलॉय जो है इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, इसके यूजेस क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर बताने हैं। तो एलॉय के अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब सिंपली एलॉय जो है उसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एलॉय के अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं वो है बारबेलॉइन, एलॉइन, आइसोबारबेलॉइन, एलॉय, रेजिन। ठीक है, अब इसके यूजेस क्या होंगे, इसे कार्मिनेटिव के रूप में, परगेटिव के रूप में, स्किन डिजीज को ठीक करने के लिए, अस्थमा को ठीक करने के लिए, जॉन्डिस को ठीक करने के लिए, अल्सर को ठीक करने के लिए जो है यूज करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट बायोलॉजिकल सोर्स एंड यूजेस ऑफ एसेफॉइटिडा। तो अब जो एसेफॉइटिडा है इसका बायोलॉजिकल सोर्स एंड इसके यूजेस क्या हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले एसेफॉइटिडा का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, वो होता है फेरुला फिटिडा। देन इसकी फैमिली क्या होगी, अम्बेलिफेरी। देन इसके यूजेस क्या होंगे, इसे फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में यूज़ करा जाता है, कार्मिनेटिव के रूप में यूज़ करा जाता है, एक्सपेक्टोरेंट मतलब खांसी वगैरह जो हो जाती है उसे ठीक करने के लिए यूज़ करा जाता है, एंटीबायोटिक के रूप में यूज़ करा जाता है, नर्व स्टिमुलेंट के रूप में भी इसे यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनलिस्ट केमिकल टेस्ट फॉर टैनिन्स। तो टैनिन्स के जो केमिकल टेस्ट होते हैं उसकी एक लिस्ट जो है वो हमें यहाँ पर बतानी है। तो टैनिन्स के हमने जनरली 5 केमिकल टेस्ट जो हैं वो पढ़े हैं, जिसमें से फर्स्ट है गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट, सेकंड इज जिलेटिन टेस्ट, थर्ड इज फेरिक क्लोराइड टेस्ट, फोर्थ इज पैनाजोन टेस्ट एंड फिफ्थ इज मैचस्टिक टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन विटाली मॉरिन टेस्ट। तो विटाली मॉरिन टेस्ट क्या होता है वो चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है। तो सबसे पहले तो ये एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट या फिर केमिकल टेस्ट होता है एल्केलॉइड्स के लिए, उसमें से भी ये ट्रोपेन एल्केलॉइड्स जो उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए एक टेस्ट होता है। ठीक है, अब इस टेस्ट को करते कैसे, एल्केलॉइड का जो सैंपल है वो हम लोग लेते हैं, उसके अंदर विटाली मॉरिन रिएजेंट डालते हैं जो कि होता है फ्यूमिंग नाइट्रिक एंड एल्कोहलिक क्योएट सोल्यूशन। ठीक है, फ्यूमिंग HNO3 के अंदर एल्कोहलिक क्योएट सोल्यूशन, इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो विटाली मॉरिन रिएजेंट होता है। जब हम इसे एल्कलॉइड सैंपल के अंदर ऐड करते हैं तो अगर वॉयलेट कलर आता है तो इसका मतलब ये है कि जो गिवन सैंपल है वो ट्रोपेन एल्कलॉइड्स का ही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट सोर्स एंड यूजेस ऑफ विंका। तो विंका जो है उसका सोर्स क्या है, मतलब बायोलॉजिकल सोर्स क्या है एंड उसके यूजेस क्या है वो चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है। तो विंका जो है इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है कैथेरेंथस रोजियस, इसकी फैमिली होती है एपोसाइनेसी। इसके यूजेस होते हैं, इसे एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट के रूप में यूज़ करा जाता है, मतलब हाइपरटेंशन जो है उसे ठीक करने के लिए। देन इसे एंटी न्यूप्लास्टिक के रूप में यूज़ करा जाता है, मतलब कैंसर को ठीक करने के लिए। देन इसे एंटी डायबिटिक के रूप में यूज़ करा जाता है, मतलब डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए। देन मसल पेन को ठीक करने के लिए एंड देन डिप्रेशन को ठीक करने के लिए भी विंका को यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनलिस्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर ग्लाइकोसाइड। तो ग्लाइकोसाइड जो है इसके जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं उनके नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो फर्स्ट इज बॉन्ड ट्रेजर्स टेस्ट, सेकंड इज किलर-किलानी टेस्ट, थर्ड इज बाल्जेट टेस्ट, फोर्थ इज लीगल्स टेस्ट, फिफ्थ इज हीमोलाइटिक टेस्ट एंड सिक्स्थ इज शिनोडा टेस्ट। एंड और भी बहुत सारे टेस्ट जो है इसके होते हैं, जैसे फोन टेस्ट हो गया एंड और भी टेस्ट है, तो उनके भी नाम अगर आपको याद हो तो आप जितने नाम याद हो उतने यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ अफीम एंड लिक्वराइज। तो अफीम एंड लिक्वराइज ये 2 सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दिए गए हैं, इनके बायोलॉजिकल सोर्स जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो पहला आता है अफीम, इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है पैपावर सोमनीफेरम एंड इसकी फैमिली होती है पैपावरेसी। लिक्वराइज का बायोलॉजिकल सोर्स होता है ग्लिसराइजा ग्लैब्रा एंड इसकी फैमिली होती है लेग्यूमिनोसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एडल्टेरेंट्स ऑफ सेना। तो सेना जो है इसके अंदर एडल्टेरेंट्स जो हैं जो हो सकते हैं उनके नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो एडल्टेरेंट्स जो है इसका मतलब क्या होता है, मतलब सेना है उसके अंदर मिलावट किस किस चीज़ से करी जा सकती है उनके नाम जो है हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो जिनको सेना के अंदर एडल्टेरेंट के रूप में यूज़ करा जाता है वो है अरेबियन सेना, डॉग सेना एंड कैशिया ब्रेवेप्स। ठीक है, ये जो है इन्हें सेना के अंदर एडल्टेरेंट के रूप में यूज़ करा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव यूटिलाइजेशन ऑफ फोर्सकोलिन। तो फोर्सकोलिन जो है इसका यूटिलाइजेशन क्या होगा, मतलब इसके यूजेस क्या होंगे वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इसे जो है अलग अलग बीमारियों के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है, जैसे कि कुछ हार्ट डिजीज़ के ट्रीटमेंट के अंदर, अस्थमा के ट्रीटमेंट के अंदर, ब्रोंकाइटिस के ट्रीटमेंट के अंदर, एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के अंदर एंड एंजाइना के ट्रीटमेंट के अंदर फोर्सकोलिन को यूज़ करा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव सोर्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ पोडोफाइलोटॉक्सिन। तो पोडोफाइलोटॉक्सिन जो है इसका सोर्स मतलब बायोलॉजिकल सोर्स क्या होगा एंड इसका यूटिलाइजेशन मतलब इसके यूजेस क्या होंगे वो हमें यहाँ पर बताना है। तो पोडोफाइलोटॉक्सिन जो है इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है पोडोफाइलम पैल्टेटम या फिर पोडोफाइलम इमोडाई। फैमिली होती है बैरबेरिडेसी
एंड इसका यूटिलाइजेशन क्या होगा, इसे एंटी न्यूप्लास्टिक के रूप में मतलब कैंसर को ठीक करने के लिए यूज़ करा जाता है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूज़ करा जाता है एंड पर्गेटिव के रूप में भी इसे यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव यूटिलाइजेशन ऑफ डायोस्जेनिन। तो डायोस्जेनिन जो है इसका यूटिलाइजेशन हमें बताना है, मतलब इसके यूजेस क्या होंगे वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इसे यूज़ करा जाता है प्रोजेस्ट्रॉन के सेमी सिंथेसिस के अंदर, देन इसे मेन इंग्रेडिएंट के रूप में यूज़ करा जाता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के प्रोडक्शन के अंदर, देन इसे यूज़ करा जाता है जो सीरम का कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसे कम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एक्सट्रैक्शन। तो अब एक्सट्रैक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। So the process of separating the medicinally active constituents of plant and animal tissues with the help of selective solvents and standard procedures is known as extraction. तो एक्सट्रैक्शन का सिंपली क्या मतलब होता है कि प्लांट टिश्यू या फिर एनिमल टिश्यू हो गया, ठीक है, उसमें से जो मेडिसिनली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब जो ह्यूमन बॉडी के ऊपर फार्माकोलॉजिकल एक्शन परफॉर्म कर सकता है, ऐसी जो उसके अंदर चीज़ है उसे सेलेक्टिव सॉल्वेंट एंड स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स की मदद से निकालना। तो एक्सट्रैक्शन का सिंपली मतलब होता है निकालना। तो यहाँ पर जो इसका मतलब हो जाएगा वो ये हो जाएगा, प्लांट एंड एनिमल टिश्यू जो है उसमें से मेडिसिनली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सुटेबल सॉल्वेंट को यूज़ करके एंड साथ ही साथ सही से प्रोसीजर्स को यूज़ करके जो है उन्हें निकालना जो है वो एक्सट्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अब स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। सो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इट इज़ द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ लाइट एंड अदर रेडिएशन बाय मैटर। तो सिंपली स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है कि जो इंटरैक्शन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर के बीच में, उसे जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। एंड अगर हम लोग देखें इसकी डेफिनेशन तो क्या हो गया कि सिंपली जो एब्जॉर्प्शन या फिर एमिशन हो रहा है लाइट का या फिर किसी भी दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैटर के द्वारा, तो उस चीज़ को जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। ठीक है, अब स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये भी अलग अलग टाइप की होती है, तो वो हम लोगों ने पढ़ी थी 5th यूनिट के अंदर, तो उनके बारे में भी हम लोग ब्रीफ के अंदर देख सकते हैं। बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिंपली मतलब होता है कि जो मैटर है उसके साथ में इंटरैक्शन जो हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, उसकी स्टडी जो है वही स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर हमें जो फार्माकोग्नोसी फाइटोकेमिस्ट्री सेकंड के 2 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर जो डिस्कस करने थे वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आपको और भी किसी भी तरीके का बी फार्मेसी से रिलेटेड डाउट रहता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।